Hello, good morning. Once again, I am here with you with my new video of the second part of the first chapter, Nutrition in Plant. आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पहले चैप्टर का दूसरा पोर्शन जो है मैं लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ। वीडियोस को देखिए अच्छी तरीके से, उनसे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, वो सारे के सारे आपको वीडियो में ही देखने पे सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको मेरे से पूछिए। और रेगुलर अपडेट के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है, मैंने आपको पहले भी बोला है। आप सभी लोग यूट्यूब पहले से देखते आ रहे हैं, आपके क्लास में जैसी पढ़ाई होती है वैसा ही यहाँ पे पढ़ाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ मैं। और आई होप को पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और उसी से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले भी मैंने बताया कि हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं दैट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, जो अपना खाना जो है कहां से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं। अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरों की मदद से प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो बिना समय गंवाए हुए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई, तो चलिए डेफिनेशन देख लीजिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtained their food from dead and decaying materials। कह रहे कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सड़ी गली चीजों से अपना खाना कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन के ट्रॉफिक प्रोसेस को बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे वहां पे हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था और उनको क्या कहा था, ऑटोट्रॉफ्स कहा था, वैसे ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, सेप्रोट्रॉफ कहलाएगा, ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ट्रॉफिक आ जाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, तो ये सब न्यूट्रिशन है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे, इसमें आता है हमारा फंजाई और बैक्टीरिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि फंजाई और बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपना करते हैं, वो ग्रीन बैक्टीरियम कहलाते हैं, उनके पास अपना क्लोरोफिल होता है। लेकिन जो फंगस होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। फंगस कैसे हैं, दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स क्यों है भाई, because they have many of the characteristics similar to the plant but they do not possess chlorophyll, do not have chlorophyll, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। they do not have chlorophyll, इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। लेकिन जिंदा रहने के लिए फूड तो लेना है ना, और फूड कहां से लेते हैं, ये किसी भी डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। अब कोई भी डेड सब्सटेंस है, डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल मटेरियल हो, उसके ऊपर में ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो ओवर देयर, रिलीज
डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, वो कहां ग्रो करता है, किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ग्रो करता है। उसके ऊपर में वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर देता है, जिससे वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसकी संरचना बड़ी जटिल है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, और डिकम्पोज होकर के क्या बन जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपलर सब्सटेंसेस में आ गए, यानी सिंपल न्यूट्रिएंट्स में टूट गए, तो उन सिंपल न्यूट्रिएंट को ये ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, और अपने न्यूट्रिशन की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। इन्होंने क्या कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर दिया, इसीलिए इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं डिकम्पोजर। क्या कहते हैं इनको, डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी हमारे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी को हम लोग डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। अगला जो हमारा है वो है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। चलिए, दूसरा है पैरासाइट्स। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक हिस्सा है, जिसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism grow on or inside the body of another organism in order to get food, ठीक है ना। कह रहा है कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ग्रो करते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं, एंड इन दिस प्रोसेस दे मे हार्म देयर ऑर्गेनिज्म, ये उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस they may harm the organism, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, अपने जो होस्ट होते हैं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक में यहाँ पे दो कंपोनेंट मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं होस्ट और एक को कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट कहते हैं, एक को कहते हैं होस्ट और एक को कहते हैं पैरासाइट। तो होस्ट क्या होता है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिस पे पैरासाइट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अपने फूड के लिए पैरासाइट जो है वो किस पे डिपेंड होगा, होस्ट पे होगा, ठीक है। तो होस्ट के ऊपर में डिपेंड होगा तो ये पैरासाइट कहलाएगा। अब ये पैरासाइट अभी मैंने बताया कि शरीर के आउटर सरफेस पर भी हो सकते हैं, बाहरी हिस्से पर भी हो सकते हैं, और शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, इंटरनल सरफेस पर भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। तो आउटर सरफेस पे होते हैं, जैसे अगर आपको समझाने की बात करें तो आपका एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मॉस्किटो है, लाइस है यानी जुए, तो ये सब कहां होते हैं, हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पे होते हैं। मच्छर काटेगा तो
आपके हाथ पे काटेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि मुंह के अंदर घुस के जाके पेट में काटे, स्टमक में काटे, अंदर लीवर में काटा है, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो ये बाहरी सरफेस पे होते हैं, इसलिए आउटर सरफेस वाले, यानी वही मैंने कहा कि बॉडी के ऊपर, इंटरनल जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में वॉर्म्स पड़ जाते हैं, तो वो वॉर्म्स कहाँ होते हैं? हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो ये सब पैरासाइट है। तो मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट है और हमारे ऊपर है तो हम क्या है? होस्ट है। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये जो पैरासाइट है, अगर प्लांट के अंदर में पैरासाइट की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है कस्कुटा। क्या नाम है उसका? कस्कुटा होता है। तो प्लांट के अंदर में जो प्लांट स्टेम पैरासाइट है उसका नाम है कस्कुटा। कस्कुटा, आपको कस्कुटा का डायग्राम अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। कस्कुटा का पिक्चर मैं वहां पे डाल दूंगा, स्क्रीन पे देख सकेंगे आप ऐसा जो कस्कुटा है उस प्लांट को आप किसी भी बड़े प्लांट के ऊपर में देखेंगे तो ये क्लाइंबर्स होते हैं जो पेड़ों के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो पेड़ों के ऊपर में पान की पत्ती के आकार की इनकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। और ये सीधे सीधे ये क्या करते हैं कि कोई प्लांट की स्टेम है तो उस स्टेम के अंदर में अपने स्टेम को इंसर्ट कर देते हैं और उस पोर्शन को कहते हैं हॉस्टोरिया, ठीक है। हॉस्टोरिया का मतलब होता है चुस्कांग। तो ये जो कस्कुटा है इसको अमर बेल के नाम से भी जानते हैं, अमर बेल कहते हैं, ठीक है ना, अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। तो कस्कुटा जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर में ग्रो करता है। अब अपना फूड कैसे लेगा वो? तो फूड लेने के लिए इनके पास में जो इनकी स्टेम्स होती हैं, जो तने के चारों तरफ लिपटी रहती हैं, उससे कुछ एक चुस्कांग निकलता है, एक हॉस्टोरिया निकलता है, चुस्कांग, जो स्टेम के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सीधे सीधे क्या कर लिया? उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो भी डाइजेस्टिंग प्रोसेसेस हैं उसको बिना मेहनत के ये सीधे सीधे प्लांट से ले लेता है। तो इस तरीके से वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है और अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को भी पूरा कर लेता है। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये प्लांट से क्या क्या चीजें ले लेता है भाई? ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ये वाटर ले लेता है, ये जो भी मिनरल्स हैं वो सारी चीजें प्लांट से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना काम चलाता है। तो पूरी तरीके से ये दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो क्लास 7 के जो भी इधर लगातार वीडियो आपके आने वाले हैं उनको आपको पता नहीं चलेगा कब आ गए कब चले गए। और दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे और आपको भी पढ़ने का मौका मिलता रहेगा, दूसरों को भी पता रहेगा। तो तीसरा जो प्रोसेस है वो है हमारा सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस यानी इसको कहते हैं सहजीवन। सहजीवन कह रहा है कि ये क्या है भाई? The mode of nutrition in which two organism live together and benefited and mutually benefited each other। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को परस्पर लाभ देते हैं, कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करता। जैसे अभी हम लोगों ने पैरासाइट में देखा, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सारा का सारा लाभ कौन लेता है? पैरासाइट लेता है। नुकसान किसको होता है? होस्ट को होता है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि
दो ऑर्गेनिज्म एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे को परस्पर लाभ दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है हमारे सामने में लाइकेन का। लाइकेन, तो लाइकेन के अंदर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एल्गी और एक होता है फंजाई। तो एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, तो ये फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करता है, और फंजाई जो है ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये एल्गी को रहने के लिए जगह देता है एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और बदले में एल्गी क्या करता है, फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, ये शेल्टर देता है, ये फूड देता है, और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिम्बियोसिस। इसमें दोनों एक दूसरे को लाभ ही देते हैं, कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करता। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ऐसा ही रिलेशनशिप हमें कहां देखने को मिलेगा, राइजोबियम प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो राइजोबियम जो है वो क्या है, बैक्टीरियम है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में बात किया था, राइजोबियम बैक्टीरियम किसमें मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट नोड्यूल होता है, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, इनको रहने की जो जगह है वो कहां मिली है, लेग्यूमिनस प्लांट में, शेल्टर मिला है। और बदले में ये क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट के लिए ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स द नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। तो प्लांट की जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसको पूरा कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह कहां से मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में मिलता है। तो दोनों एक दूसरे को काम कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन दे रहा है, वो रहने की जगह दे रहा है, तो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा। इसी में हमारा जो एक और प्रोसेस है वो है हमारा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जानेंगे। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। तो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स क्या होते हैं भाई, कह रहे हैं कि दीज प्लांट्स ग्रो इन स्वैम्पी एंड नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये सब ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन खाने की जरूरत नहीं ना है। हमने कहा कि फूड जब प्रिपेयर होता है तो उस फूड के प्रिपरेशन में क्या करते हैं, प्लांट अपने लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटीन है, तो उसकी भी जरूरत होती है प्लांट को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। अब प्लांट क्या करते हैं कि ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, स्वैम्पी प्लेसेस हैं। तो उस जगहों पे ये प्लांट क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के इनके पास में मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं अपने उस डायग्राम में आप देख पाएंगे, वो डायग्राम मैं अभी डाल दूंगा, वहां पे आपको वीडियो के अंदर में वो डायग्राम भी दिखाई देगा। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे पीचर प्लांट है या वेनस फ्लाई ट्रैप है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं, वेनस फ्लाई ट्रैप या पीचर प्लांट जो कि बिल्कुल घड़े की तरह दिखाई देता है, पीचर प्लांट है। तो पीचर प्लांट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, पीचर की तरह पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एक घड़े की तरह, और इसमें एक ढक्कन की तरह ऐसे स्ट्रक्चर लगा रहता है। तो कोई भी कीड़ा अगर यहाँ पे आके बैठता है तो इसका मुंह जो है बंद हो जाता है। और कीड़े के अंदर में, किसी भी इंसेक्ट के अंदर में माना जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीनस होते हैं। आप लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को भी देखा होगा कि वो कीड़ों को सीधे ही खा जाता है और कहता है कि कीड़ों से मुझे थोड़ी सी प्रोटीन मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी करते हैं। क्योंकि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो किए हैं तो अपने लिए प्रोटीन बना नहीं पाते हैं, तो ये इंसेक्ट से अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। तो दे
fulfill the need of protein from eating insect। तो इंसेक्ट्स को खा करके ये अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस तरीके के प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट और वोरस का मतलब होता है खाने वाले, तो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला एक टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। और अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो है कि सॉइल में जैसे हम लोगों ने प्लांट को ग्रो किया तो हम लोगों ने बात की कि प्लांट जो है सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सभी चीजें पानी से ले लेता है, सॉइल से ले लेता है, सॉरी। तो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो सारी चीजें कहां से ले रहा है, प्लांट सॉइल से ले रहा है। तो अगर लगातार अगर हम सॉइल से ये सारी चीजें निकालते रहेंगे तो सॉइल के अंदर में ये सारे मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो उस मिनरल का रिप्लेसमेंट कैसे होगा, उस मिनरल की पूर्ति कैसे होगी। तो इस मिनरल्स के रिप्लेसमेंट के कई तरीके हैं। एक नेचुरल तरीका है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट की बात करी, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर में जो बैक्टीरियम होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जब ये प्लांट की रूट डिकम्पोज होती है तो वो नाइट्रोजन को सॉइल में रिलीज कर देती है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने खेतों में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर, अगर ये सब चीजें अगर हम डालते हैं तो उससे हम अपने सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन और दूसरे मिनरल्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, काऊ डंग वगैरह डालेंगे, तो इससे भी सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को मेंटेन कर पाएंगे। तो जितना न्यूट्रिएंट प्लांट लेते हैं तो उसकी पूर्ति भी हमें करनी होती है, और प्लांट या तो खुद डिकम्पोज होकर के वो सारे न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिलीज कर देते हैं, या आर्टिफिशियली हम लोग फर्टिलाइजर या मैन्योर का यूज करके उसको पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो नोट्स थे मैंने पहले ही दे चुका हूं आपको। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे कल भी आपके जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है वो चैप्टर में लेकर के आने वाला हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। टिल देन, गुड बाय, बी केयरफुल इन कोरोना डेज।